आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे विद बेसिक्स टू एडवांस्ड। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे और कंसेप्ट्स भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो चैप्टर करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज। ठीक है, कुछ लोग जो है इसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। इसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो एम है वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। ठीक है, इनका एम ही प्रॉफिट कमाना नहीं होता। और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट नहीं कमा रही। ठीक है, जैसे जैसे हम एनपीओ वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में एक और वर्ड आता है एनपीओ के साथ साथ एनजीओ। ठीक है, एनपीओ और एनजीओ हो सकता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ भी हो एनजीओ भी हो, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, एनपीओ का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, और एनजीओ का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंटल नहीं है, जिन्हें गवर्नमेंट से एड नहीं मिला हुआ या जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो एनजीओज होती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो एनपीओ का सबसे पहले हम बेसिक से मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या होता है एनपीओ का? सबसे पहले तो एनपीओज आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है टू रेंडर सर्विस। किस लिए होता है? टू रेंडर सर्विस। सर्विसेज किसको रेंडर करते हैं? अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो वो सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्विस रेंडर करती है, लेकिन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो तो वो पब्लिक को भी सर्विसेज रेंडर कर सकती है। ठीक है, अच्छा जी। इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन कई बार इनके जो है ऑपरेशंस में प्रॉफिट अर्न हो जाते हैं। तो वो प्रॉफिट को कैसे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं? इन प्रॉफिट्स को हम मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, मेंबर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि वो जो प्रॉफिट होता है उसको भी इसके गोल्स के फर्दरेंस में यूज किया जाता है। ठीक है सर, आगे देख बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं फीचर्स क्या है एनपीओ के। सबसे पहला फीचर है मेन एम इज सर्विस। ठीक है, मेन एम इनका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, इनका एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, इनकी मैनेजमेंट जो है इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। ठीक है, कंपनी, जैसे कंपनी के हम पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, वैसे ही ये सेपरेट एंटिटी होता है, इसका और मेंबर्स का जो एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोबारा लिखा हुआ है, सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर होता मेंबर्स में, बल्कि फर्दरेंस ऑफ गोल्स में ही उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा जी। इनको अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इनको अकाउंट्स भी मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी का होता है। ठीक है, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप तो हो नहीं सकता। और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसकी कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है एनपीओ के लिए इग्नोर किया जाता है। ठीक है सर, अच्छा जी। अब बात आती है भाई कौन कौन से अकाउंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाने होते हैं एनपीओ को। ठीक है सर, हाँ जी सर। कौन कौन से अकाउंट्स इनको बनाने होते हैं? बेसिकली इनको तीन अकाउंट्स जो है बनाने होते हैं अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स कैश बुक को ही कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, ताकि ये डिस्टिंग्विश हो सके, एकदम से पता लग सके कि भाई ये जो है एनपीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इसीलिए इसको अलग नाम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स रहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनको बनाना होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? क्योंकि हमने पहले ही देखा था इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रॉफिट के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता। इसका जो वो होता है फॉर्मेशन, वो होता है सर्विस देने के लिए। ठीक है, तो इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, इसलिए इसको पी एंड एल अकाउंट नहीं कहते। और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है दिया हुआ होगा, हमें जो है बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी बनानी होगी और बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर भी बनानी होगी, और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर।
सबसे पहले हम देखते हैं जनरल ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स क्या होता है। जनरल ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स हमने +1 से सीखा है। कोई भी अगर हमें कैपिटल रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट मिलती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट होती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। इसको हम कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? इसको हम डिस्क्लोज करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे लिए इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। इनकम क्यों क्रेडिट होती है सर? इसका जो लॉजिक है वो वैसे तो जो टीचर्स बताते हैं, आम टीचर्स, वो होता है भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। खैर ये बात का कंसेप्ट है, हम करेंगे इसको कभी फुर्सत से, लेकिन अभी इनकम है इसलिए क्रेडिट होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट आएगी। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर जनरेशन ऑफ एन एसेट ही किया हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड अकाउंट में, डेबिट साइड में हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी जनरल आइटम्स जो मतलब हमेशा ही होती हैं, हर जगह ही देखी जाती हैं। लेकिन कुछ आइटम्स होती हैं जो एनपीओ के लिए स्पेसिफिकली होती हैं। हाँ जी सर। अब जो है स्पेसिफिक आइटम्स को हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस एक काफी डिस्प्यूटेड आइटम है, ठीक है। कुछ ऑथर्स जो है एंट्रेंस फीस को कहते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये हर एक मेंबर से एक ही बार लाइफ टाइम में मिलती है। और कुछ मेंबर्स कहते हैं कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि ये हर साल मिलती रहती है, कभी किसी मेंबर से कभी किसी मेंबर से। तो कुछ लोग इसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दी हो भाई इसको कैपिटल मानना है या रेवेन्यू मानना है, तो हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद आती है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ये बिल्कुल सॉर्टेड है, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि एक ही बार हर मेंबर से मिलती है ये हमें, और पूरी लाइफ टाइम के लिए यही है। तो कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तीसरा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सर बिल्कुल रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। इनकम है हमारी, क्रेडिट साइड में रिकॉग्नाइज होएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ ओल्ड एसेट सर, सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या है? सेल ऑफ ओल्ड एसेट का जो है हमें जो इफेक्ट है वो दो दो जगह पे आता है। सबसे पहले आता है इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड को जो है लेस कर देते हैं। बैलेंस शीट से हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड को लेस कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है एसेट सेल करने पे हमें इनकम हो, अगर सॉरी प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होता है अगर एसेट सेल करने पे, यानी कि अगर एसेट अपनी डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू से ऊपर की उस पे बिकती है अमाउंट पे, तो हमारे को प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होने की हमें, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट को, ठीक है। और अगर हमें लॉस होता है, मतलब डब्ल्यूडीवी से कम पे बिकती है एसेट, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, कैसे होता है इसका ट्रीटमेंट? सबसे पहले तो बैलेंस शीट में से हम एसेट की जो बुक वैल्यू, सो जितनी बुक वैल्यू की एसेट से सेल हुई है उसको लेस कर देते हैं हम बैलेंस शीट से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उस पे इनकम हुई है या फिर सॉरी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, एक यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ। जब भी कोई एसेट बिकती है तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जब भी कोई एसेट बिके, हम चाहे डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम एसेट सेल करें, चाहे किसी और चैप्टर में भी एसेट सेल करें, तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसके बाद हमारा जो है सेल करने का कभी गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जब तक एसेट सेल हुई है, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन, मतलब कि चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट, ये है पहला स्टेप। जब तक एसेट अपने पास है तब तक का उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ठीक है। ये हमारे पास जो आ जाती है, ये हमारे पास इस स्टेप करने के बाद हमारे पास आ जाती है इसकी जो है डब्ल्यूडीवी।
अच्छा जी, इसको करने के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप आता है सेल की एंट्री पास करो। पास एंट्री ऑफ सेल, जितने अमाउंट पे हमने एसेट सेल करी है उस अमाउंट से हम एंट्री पास कर देते हैं सेल की। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं भाई अमाउंट ऑफ सेल कितनी है। अगर वो WDV जो हमने अभी निकाल लिया डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उससे ज्यादा है तो हम इनकम होती है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या P&L अकाउंट में, जैसे भी हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है। और अगर लॉस होता है तो हम उसको P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये तीन स्टेप अगर हम कर लेते हैं तो एसेट सेल करने का कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है सर, क्या है तीन स्टेप? सबसे पहले तो चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट, दूसरा पास एंट्री ऑफ सेल और तीसरा रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा, सॉरी अगला, जनरल डोनेशन। ठीक है, जनरल डोनेशन क्या होता है? स्मॉल अमाउंट की डोनेशन। ठीक है, ये जनरली रिसीव होते रहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है ये NPO के लिए। हम इसको क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है सर, सिंपल सा है। ठीक है, अब कुछ होते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब किसी काम के लिए डोनेशन दिया, जैसे कमरा बनाने के लिए डोनेशन दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया। ठीक है, तो वो डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट होते हैं, ये भी लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, बैलेंस शीट में हम इसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है सर, बैलेंस शीट में हम इसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं फंड्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, फंड्स एंड रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है सर? फंड्स एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। सबसे पहले मैं एक बार इसको रब कर लूं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, फंड्स एंड रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है सर? फंड्स एंड रिजर्व्स का जो है ट्रीटमेंट होता है हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब जिस फंड से रिलेटेड, मतलब अगर हमारे पास कोई बैलेंस शीट में फंड है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग अगर हमारे पास कोई इनकम या एक्सपेंस है तो हम उसको उसी फंड के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे। एक सेकंड। हम्म, ठीक है सर, मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल करते हैं, उससे हमारे पास बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड है, लगा लो उसकी अमाउंट है 5,000 रुपीज। ठीक है, उसका बैलेंस जो है हमारे बैलेंस शीट में आ रहा है स्पेसिफिक फंड का 5,000 रुपीज। ठीक है, अब दो केस बनाते हैं। एक केस में उस फंड से रिलेटेड जो है हमारे पास एक्सपेंस होता है, लेट अस से 3,500 रुपीज, expense related to the fund, related to fund हमारे पास होता है 3,500 रुपीज। ठीक है, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे फंड को सबसे पहले 5,000 रुपीज। हम्म, उसके बाद उसमें से जो रिलेटेड एक्सपेंस है उसको हम माइनस कर देंगे 3,500 रुपये। हम्म, और बैलेंस शीट में नेट अमाउंट शो कर देंगे 1,500 रुपीज। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंस रिलेटेड टू द फंड होता है, एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड होता है 7,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो फंड सिर्फ 5,000 रुपये का ही है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने फंड को एग्जॉस्ट करेंगे, मतलब कि फंड को पहले जैसे बैलेंस शीट में 5,000 का दिख रहा है तो 5,000 रुपीज उस फंड से माइनस कर देंगे, उस फंड का बैलेंस जो है जीरो हो जाएगा। हाँ जी, तो उसके बाद जो बाकी के 2,000 रुपये बचे हैं, ठीक है सर, बाकी के जो 2,000 रुपये बचे हैं, जो बाकी के 2,000 रुपये बचे हैं उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में डेबिट कर देंगे। ठीक है सर, जहां तक मतलब हमारे पास फंड, सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी है फंड को एग्जॉस्ट करना। अगर फंड बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है उसका बैलेंस, तो उसके बाद जब है जो अमाउंट बचेगी उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे।
ठीक है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है सर, हमें मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर ये करना होता है। ठीक है। कोई भी फंड हो, उसका बैलेंस अगर हमारे पास है तो उसमें हम उससे रिलेटेड जो है इनकम को ऐड करेंगे, उस फंड से रिलेटेड इनकम को। ठीक है। और उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आते हैं लेगेसीज एंड एंडोनमेंट फंड। ठीक है। लेगेसीज और एंडोनमेंट फंड को भी बिल्कुल कैपिटल रिसिप्ट है हमारे लिए, लेगेसीज या एंडोनमेंट फंड। ठीक है। लेगेसीज और एंडोनमेंट फंड हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या। ऑनरेरियम एक ऐसी पेमेंट होती है, पेमेंट टू नॉन एम्प्लॉइज, मतलब कि ऐसे लोगों को पेमेंट जो हमारे एम्प्लॉइज नहीं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉग्नाइज होता है डेबिट साइड में। ठीक है सर। ये जो थी पहली वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में हमने सीखा भाई क्या एनपीओ होता है, क्या उसके बेसिक्स होते हैं। ठीक है। क्या ट्रीटमेंट ऑफ जनरल आइटम्स होता है और क्या स्पेसिफिक आइटम्स हमें एनपीओ क्वेश्चन में देखने को मिल सकती हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम जो है सब्सक्रिप्शंस करेंगे, उसके बाद और भी जो है बाकी टॉपिक्स भी कर लेंगे और उसके बाद उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ये नोट्स कैसे एक्सेस हो सकते हैं? ये नोट्स एक्सेस हो सकते हैं सर, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, मैं आपको वहां पे नोट्स की पीडीएफ कॉपी जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। मेरा नंबर क्या है सर? ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक मिनट, लेट मी जूम। ठीक है सर, यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ। 74041158545। यहाँ पे आप मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, भाई आपको एनपीओ के नोट्स चाहिए, आप अपना नाम और स्कूल का नाम भेज देंगे तो आपको ये नोट्स की कॉपी जो है एक्सेस हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आगे के पार्ट्स भी आप देखेंगे तो आपको एनपीओ कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।